स्टार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हम पिछले क्लास में अपना न्यू चैप्टर शुरू किए थे ब्लड का, तो ब्लड में ही जैसे कि पिछले क्लास में हम ब्लड का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ लिए थे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड पढ़ लिए थे, कंपोनेंट्स भी ऑफ ब्लड पढ़ लिए थे, और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी हम लोग देख लिए थे, पढ़ लिए थे। और फिर इसमें आरबीसी भी पढ़ लिए थे, आरबीसी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, सब कुछ पढ़ लिए थे आरबीसी के बारे में। और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पढ़ लिए थे। डब्ल्यूबीसी का दो ग्रुप्स होता है, ग्रेनुलोसाइट या ग्रेनुलोसाइट। इसमें ग्रेनुलोसाइट में जो जो चीज़ आते हैं, और ग्रेनुलोसाइट का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिए थे, और इसके टाइप्स का तीनों टाइप्स मतलब इसिनोफिल्स, बेसोफिल और नेट्रोफिल्स, तीनों का भी इंट्रोडक्शन वगैरह सब चीज़ पढ़ लिए थे। और फिर आगे ग्रेनुलोसाइट भी पढ़ लिए थे हम लोग, और इसमें लिम्फोसाइट आता है और मोनोसाइट आता है, दोनों के बारे में भी पढ़ लिए थे हम लोग। उसके बाद फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स भी हम लोग पढ़ लिए थे, और फिर फंक्शन ऑफ मोनोसाइट भी पढ़ लिए थे हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। तो फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। मतलब कि लिम्फोसाइट जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है। पहला बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा टी लिम्फोसाइट, और तीसरा नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ऐसे आगे तो पढ़ने के लिए मिलेगा ही आप लोगों को बी लिम्फोसाइट के बारे में और टी लिम्फोसाइट के बारे में, और फिर नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। तो हम अभी आप लोगों को बता देते हैं थोड़ा सा ऐसे मौखिक। जो बी लिम्फोसाइट्स होता है वो एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स होता है, और ये जो है इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बी लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का, जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में और एंटीबॉडीज़ बनाने में या एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कौन, बी लिम्फोसाइट। और फिर बी लिम्फोसाइट्स जो है ये सबसे पहले तो हमारा एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है, और फिर मेमोरी सेल्स जो होता है मेमोरी सेल्स बनाने में भी हेल्प करता है। और फिर तीसरा इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिव करता है, यानी कि कोई भी अगर बैक्टीरिया वगैरह सब अटैक करता है हमारे बॉडीज़ पे तो उससे लड़ने में ये हेल्प करता है। अब दूसरा आता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जैसा कि ये एक प्रकार का ये भी एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी ही होता है, मतलब वाइट ब्लड सेल्स ही होता है, जो कि इम्यून सिस्टम का ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और सेल्स को कंट्रोल करने में, इन्फेक्शन से लड़ने में ये भी हेल्प करता है, और सेल्स को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलर मतलब ये टी लिम्फोसाइट जो है ये इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट जो है ये हेल्पर टी सेल्स होता है। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होता है वो भी मतलब फॉर्म करने में मदद करता है। और फिर तीसरा है हमारा नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो है ये तीनों जैसा कि डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है, लिम्फोसाइट्स का पार्ट होता है, तो ये भी एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बी सेल्स या टी सेल्स। लेकिन ये बी सेल्स और टी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेचुरल किलर सेल्स जो है ये जो है इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है, जो कि मतलब तुरंत रैपिड बहुत जल्दी ही ये कोई भी चीज़ का अटैक होता है तो उस पर ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने का काम करता है। ठीक है। जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं उनको मारने में मदद करता है, हेल्प करता है। कैंसर सेल्स जो हमारे बॉडीज़ पे होते हैं, अटैक करते हैं, तो उनसे भी ये फाइट करता है और उनको नष्ट करता है। और किलर एक्शन बिना एंटीबॉडीज़ के ये अपना उससे लड़ने का काम करता है डायरेक्टली। ठीक है। और फिर जैसा कि ल्यूकोसाइट जो आर साउंडेड और इरेगुलर इन शेप, दे कैन चेंज देयर like amoeba and thus capable of amoeboid movement enable them to squeeze out of blood। ल्यूकोसाइट्स जो होता है ये साउंडेड और इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है। जो कि
अमीबा की तरह अपना शेप चेंज कर सकता है और अमीबॉइड मूवमेंट भी कर सकता है। जैसे कि अमीबा अमीबा आप लोग पढ़े होंगे अमीबा के बारे में, वो अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। तो उसी तरह ये भी ल्यूकोसाइट जो होता है उसी की तरह हम लोग मूवमेंट नहीं करता पढ़े हैं सर। है। कैपिलरीज इनटू टिश्यू, कैपिलरीज इनटू टिश्यू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायपिडेसिस। और हमारे टिश्यू में जो कैपिलरीज होती हैं उस वो जो इरेथ्रा वेस्कुलर रीजन में होता है उसको हम लोग डायपिडेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट का साइज देखिए, द WBC आर लार्जर देन द RBCs, देयर साइज इज अबाउट 12 से 20 माइक्रोमीटर। तो हमारा लिम्फोसाइट जो होता है और WBC जो होता है वो RBC से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज होता है, और इसका साइज जो है अबाउट 12 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, और लिम्फोसाइट जो होता है यानी कि WBC ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। A leukocyte consists of cell membrane, nucleus and cytoplasm, contains mitochondria, Golgi apparatus center, besides other cells organelles। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये ल्यूकोसाइट कंसिस्ट ऑफ, मतलब ल्यूकोसाइट्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus सेंटर, और फिर सेल ऑर्गेनेल्स भी होता है इसके अंदर। ये WBC जो होता है इसके टाइप्स ए ग्रेनुलोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स होता है पहला, दे आर सिमिलर इन साइज, कंटेन साइटोप्लाज्म विद लार्ज न्यूक्लियस। ये मतलब लिम्फोसाइट जो होता है ये सिमिलर ही होता है, एक जैसा ही होता है, जिसका कि साइज भी होता है साइटोप्लाज्म की तरह, और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है। लिम्फोसाइट्स आर 20 to 25% ऑफ WBC। लिम्फोसाइट जो होता है वो WBC का 20 से 25% पार्ट्स को कवर करता है। इट इज़ एग्जिस्ट इन 2 मेजर ग्रुप्स। ये जो है लिम्फोसाइट ये 2 मेजर ग्रुप को एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 मेजर ग्रुप्स में पाया जाता है। दे आर B and T लिम्फोसाइट्स, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था B और T लिम्फोसाइट्स के बारे में। बोथ द लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये दोनों B और T लिम्फोसाइट जो होता है ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, जैसे कि कोई भी हमारे बॉडी पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह अटैक करता है तो उससे लड़ने में ये दोनों लिम्फोसाइट्स हेल्पफुल होते हैं, हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं डिफरेंशियल ब्लड काउंट DBC। An increase in the number of circulating WBC usually indicates an inflammation or infection। सर्कुलेटिंग WBC जो होता है ये इंक्रीज नंबर में होता है और इंडिकेट्स एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। WBC काउंट आइडेंटिफाई दैट द पर्सन इज हेल्दी और अनहेल्दी। WBC जो है हमारा DBC मतलब डिफरेंशियल ब्लड काउंट का एक ऐसा होता है जिसमें कि पर्सन जो है हेल्दी है या अनहेल्दी है, उसमें WBC काउंट किया जाता है। फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इट इज़ एसेंशियल टू चेक द नॉर्मल परसेंटेज और काउंट ऑफ WBC एंड इट्स टाइप्स। पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए, पेशेंट को चेक करने के लिए ये जो है नॉर्मल परसेंटेज ऑफ WBC बहुत ज़रूरी होता है, और इसका टाइप्स जो होता है वो भी ज़रूरी होता है। हायर न्यूट्रोफिल्स काउंट इंडिकेट्स माइट कॉज्ड बाय इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, बर्न, स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन। जिसमें कि अगर जैसे WBC काउंट किया जाता है उसमें न्यूट्रोफिल्स अगर ज़्यादा होता है, ज़्यादा वहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हुआ रहता है तो फिर ऐसा होता है, बर्न हुआ रहता है तो स्ट्रेस या फिर इन्फ्लामेशन हुआ रहता है। तो लो न्यूट्रोफिल्स काउंट माइट बी कॉज्ड बाय रेडिएशन रिएक्शन, विटामिन B12 डिफिशियंसी एंड सिस्टमिक आर्क। जहाँ पे न्यूट्रोफिल्स जो है काउंट में कम होता है उसका कारण होता है रेडिएशन रिएक्शन और विटामिन B12 का डिफिशियंसी और सिस्टमिक आर्च होता है। और आगे देखते हैं, हाई इसिनोफिल इंडिकेट्स द एलर्जी रिएक्शन, ऑटो इम्यून, पैरासाइट इन्फेक्शन। यहाँ पे इसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा इंडिकेट होता है, उसका कारण होता है एलर्जी रिएक्शन, ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, पैरासाइट का रिएक्शन होता है। लो eosinophil that caused by drug stress and during pregnancy, decrease basophil, hyperthyroidism and stress during mechanism।
पहले तो ये ऊपर वाला देखते हैं, लो इस्नोफिल्स दैट कॉज बाय ड्रग। ड्रग के कारण, स्ट्रेस के कारण और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है ऐसा इस्नोफिल्स का जो है काउंट कम हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। डिक्रीज बेसोफिल्स, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग मैकेनिज्म के दौरान जो है बेसोफिल्स का काउंट जो है कम हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म और स्ट्रेस में। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या फिर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसमें बेसोफिल्स का काउंट कम हो जाता है। इंक्रीज ऑफ लिम्फोसाइट, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इंक्रीज ऑफ लिम्फोसाइट जो होता है उसमें क्या होता है। लिम्फोसाइट्स का ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, इन्फेक्शन, इम्यून डिजीजेस, सम यूकोमियोज एंड लो लिम्फोसाइट डाउन इंडिकेट्स हाई स्टेरॉयड एंड इम्यून सेपरेशन। इम्यून डिजीजेज जो होता है, इन्फेक्शन इम्यून डिजीजेज जो होता है उसमें कुछ यूकोमियोज एंड लो लिम्फोसाइट डाउन इंडिकेट्स हाई स्टेरॉयड, मतलब कि लिम्फोसाइट जिसमें कम होता है और वो जो है इंडिकेट करता है जिसमें स्टेरॉयड ज़्यादा आता है और इम्यून का सेपरेशन हो जाता है उसमें। हाई मोनोसाइट रिजल्ट फ्रॉम वायरल और फंगल इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस एंड क्रोनिक डिजीजेज एंड द लो मोनोसाइट्स आर काउंट रियरली ऑक्यूर्स। हाई मोनोसाइट्स जो होता है उसके कारण से वहाँ पे रिजल्ट आता है वायरल और फंगल इन्फेक्शन का। मोनोसाइट ज़्यादा होता है तो उसमें फिर वायरल और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस भी होता है और क्रोनिक डिजीज भी हो सकता है। और एंड द लो मोनोसाइट्स आर काउंट रियरली ऑक्यूर, जिसमें और जो है वो मोनोसाइट्स का कम हो जाना हमारे बॉडी में बहुत ही रेयरली दिखता है। ठीक है, अब तीसरा, पहले तो हम लोग आरबीसी के बारे में देख चुके हैं और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी देख चुके हैं। अब आप लोगों को इतनी देर में अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, जो कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मतलब डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये नोट्स वगैरह जो है ये हम मतलब जिससे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उसका नोट्स हम एक टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो तीसरा अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है इसका लाइफ स्पेन 5 to 7 डेज होता है। प्लेटलेट्स 5 से 7 दिन का लाइफ स्पेन होता है। इट्स शेप इज डिस्क शेप्ड, ये डिस्क शेप्ड का होता है। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन्यूल्स विच इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। प्लेटलेट्स में जो है 2 टाइप्स के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, दिखता है। पहला तो अल्फा ग्रेन्यूल्स, दूसरा बीटा ग्रेन्यूल्स। These granules release several receptors which promotes blood clots। ये अल्फा ग्रेन्यूल्स और बीटा ग्रेन्यूल्स जो है, अल्फा ग्रेन्यूल्स और बीटा ग्रेन्यूल्स जो है ये कुछ सेवरल रिसेप्टर्स को रिलीज करते हैं जो कि हमारा ब्लड क्लॉट्स को प्रमोट करता है। इच क्यूबिक mm ब्लड कॉन्टेंस 2,50,000 to 4 लाख प्लेटलेट्स। एक क्यूबिक mm ब्लड जो है 2,50,000 से 4 लाख प्लेटलेट्स तक वो कॉन्टेंस करता है, मतलब उसमें प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब कि हमारा प्लेटलेट्स जो है वो कैसे फॉर्मेशन होता है उसका देखिए इसका। हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम रेड बोन मेरो। हेमेपोएटिक स्टेम सेल जो होता है वो रेड बोन मेरो होता है, उसमें होता है। उसके बाद फिर उससे डिफरेंशिएट इनटू मेगाकार्योब्लास्ट, इससे फिर डिफरेंशिएट होकर मेगाकार्योब्लास्ट में आता है। उससे फिर इट फॉर्म्स मेगाकार्योसाइट बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन। मेगाकार्योब्लास्ट के बाद फिर हार्मोन की हेल्प से वो मेगाकार्योसाइट में डिफरेंशिएट हो जाता है। उसके बाद फिर वो थ्रोम्बोपोएटिन में कन्वर्ट हो जाता है। इट लीड्स टू मेगाकार्योसाइट ब्रेक्स इनटू 2,000 to 3,000 फ्रेगमेंट्स। It leads to its fragment covered by cell membrane and enters into the blood circulation. Membrane cover fragments known as platelets। ये देखिए by the help of hormones, ये मेगाकार्योब्लास्ट जो है हार्मोन के हेल्प से मेगाकार्योसाइट में मतलब डिवाइड हो जाता है, बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फिर मेगाकार्योसाइट जो है वो थ्रोम्बोपोएटिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। और फिर देखिए वहाँ से
उसके आगे भी है थ्रोम्बोपोएटिन के बाद जो है यहाँ पे हेमोस्टेटिस, इट मीन्स ब्लीडिंग, इट इज़ वेल डिस्क्राइब्ड बाय 3 मैकेनिज्म। उसके बाद फिर हेमोस्टेटिस में वो डिवाइड हो जाता है, जो कि ब्लीडिंग का मतलब, इसका हेमोस्टेटिस का मतलब ब्लीडिंग होता है। इट इज़ वेल डिस्क्राइब्ड बाय 3 मैकेनिज्म। ये जो हेमोस्टेटिस है ये 3 मैकेनिज्म में डिवाइड किया गया है। पहला वेस्कुलर स्पाज्म, दूसरा प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा क्लोटिंग मैकेनिज्म। क्लोटिंग मैकेनिज्म को हम लोग कोगुलेशन के भी नाम से जानते हैं। ठोक देना। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे हेमोस्टेटिस के बारे में बात किए थे, ये 3 मैकेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। वेस्कुलर स्पाज्म पहला, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, तीसरा क्लोटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे वेस्कुलर स्पाज्म के बारे में। वेस्कुलर स्पाज्म में होता है ड्यूरिंग द डैमेज ऑफ आर्टरीज और आर्टियोल्स देयर सर्कुलेटरी मसल्स एंड देयर वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली इज नॉन एज वेस्कुलर स्पाज्म। देखिए, आर्टरीज जब डैमेज हो जाता है, हमारे बॉडी का आर्टरीज जो होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण से सर्कुलेटरी मसल्स जो होता है और उसका वॉल्स जो होता है, उसके वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और नैरो हो जाते हैं, जिसके कारण मतलब जिसको हम लोग वेस्कुलर स्पाज्म बोलते हैं। और इसके कारण जो होता है मतलब जैसे कि ड्यूरिंग द डैमेज ऑफ आर्टरीज के डैमेज होने के बाद जो होता है सर्कुलेटरी मसल्स और उसके वॉल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से मतलब कॉन्ट्रैक्ट बोले तो सिकुड़ जाते हैं, अचानक से टाइट हो जाते हैं, जिसके कारण से ब्लड जो हमारे बॉडी में फ़्लो होता है वो टेम्प्रोरली रुक जाता है या फिर बंद हो जाता है। इसको हम लोग वेस्कुलर स्पाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट रिड्यूसेस ब्लड लॉस फ्रॉम सेवरल यूनिट्स टू सेवरल आवर्स। मतलब ब्लड लॉस जो होता है वो कम हो जाता है बहुत ज़्यादा, सेवरल यूनिट्स टू सेवरल, बहुत मतलब कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम अदर हेमोस्टेटिस मैकेनिज्म स्टार्ट देयर ऑपरेशन। और इस समय जो होता है अदर हेमोस्टेटिस लाइक दूसरा जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन क्लोटिंग मैकेनिज्म जो होता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो पहले हम इसमें वेस्कुलर स्पाज्म में और भी ज़्यादा मतलब डीपली थोड़ा सा घुसते हैं। तो लाइक वेस्कुलर स्पाज्म होने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, पहली बात करते हैं हम लोग। इसमें आप अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है, या फिर इंजरी या स्मोकिंग आप करते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। और इसके कॉमन साइड जो मान लीजिए वो कहाँ पे हो सकते हैं, कॉमन साइड्स कौन सी, आर्टरीज तो हमारे बॉडी में बहुत सारी होती है। तो कौन सी आर्टरीज पे वो ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट होता है। मान लीजिए हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होता है वहाँ पे, फिर ब्रेन में होता है आर्टरी वहाँ पे, और फिंगर या टोज में होता है वहाँ पे ज़्यादा ये सब चीज़ें वेस्कुलर स्पाज्म होती है। ठीक है, और लाइक वेस्कुलर स्पाज्म का सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है। हमारे चेस्ट में पेन हो सकती है, अगर हार्ट में होता है तो हमारे चेस्ट में पेन हो सकती है, नमनेस या कोल्ड फीलिंग हो सकती है, हमारे पैर हाथ जो होते हैं वो ठंडे पड़ सकते हैं। और हमें अगर ब्रेन के आर्टरीज में ऐसा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा हेडेक भी आ सकता है। ठीक है, इसमें रिस्क भी होता है इसमें एंजाइना हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, और फिर हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो सकता है। ठीक है, बस। और आगे जो है ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इट मीन्स एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड डैमेज साइट कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो शायद हमारा टाइम अभी आज के लिए हो चुका है, तो हम इसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, बाकी उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम कुछ भी अच्छा आप लोगों के लिए तभी कर पाएंगे जबकि रिस्पांस हम लोगों को अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो जैसा हम बात करते हैं मतलब हम आपको इस बारे में बता रहे हैं, हमारा यूट्यूब चैनल अभी हम बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ग्रो करने में टाइम लगेगा, तो उसमें आप लोगों को भी सहायता चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर अगर आपको वीडियो में कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपका रिस्पांस करेंगे। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और फिर आज भर के लिए इतना है। वेरी वेरी थैंक यू टू यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।